हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय के इकाई 1 में। आज के इस वीडियो में हम समाज शास्त्र का परिचय के इकाई 1 में समाज शास्त्र के उदय को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आपकी तैयारी उम्मीद है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अक्सर या यूं कह सकते हैं इग्नू के लगभग सभी ईयर के एग्ज़ाम में यह प्रश्न किसी न किसी रूप से स्टूडेंट के बीच एग्ज़ाम में प्रश्न बनकर आते हैं, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका उत्तर आपको अवश्य आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव अन्य प्रश्नों पर भी पड़ता है। क्योंकि इससे संबंधित आपको अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ सम्मिलित करना पड़ता है। इसलिए समाजशास्त्र का उद्भव काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, आपके बिल्कुल समझ में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं समाजशास्त्र का उद्भव उदय कैसे हुआ था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ें और ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। साथ ही वीडियो आरंभ करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र जो सामाजिक जीवन है, जो सामाजिक मानव है, उनका अध्ययन करने का विषय जो है उसे ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक मानव और समाजशास्त्र विषय को अलग अलग रूप में हम नहीं देख सकते। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के जो शैक्षणिक विषय के रूप में हम समाजशास्त्र के उद्भव को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, उसी क्रम में हमें इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को भी समझना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में काफ़ी तीव्र गति से गंभीर परिवर्तन हो रहे थे। इसी क्रम में लोगों में हम देखें तो तार्किक और वैज्ञानिक तर्क शक्ति जो है वह विकसित हो रही थी। वे रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध अपने विचार रखने के प्रति गंभीर हो रहे थे, और जो आम नागरिक हैं उनको जो अपने विचार प्रकट करने से जो व्यवस्था रोक रही थी, अब ये उसके खिलाफ बोलने के लिए एकजुट होने लगे। यूँ कह सकते हैं कि लोगों में तार्किक और वैज्ञानिक विचार विकसित होने लगे थे। इसी क्रम में कई ऐसे समाजशास्त्री भी हुए जिनके प्रयास ने, जिनके विचार ने फ्रांस के समाज पे काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। इसी क्रम में हम देखें तो समाजशास्त्र के उदय में हम देखें तो मुख्य रूप से दो क्रांतियों की मुख्य भूमिका रही। एक तो फ्रांस की क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति। अगर हम इस किताब के माध्यम से बात करें जो हमें इग्नू में पढ़ना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं एक कारण यहाँ आपको ज्ञानोदय काल कहा गया है, दूसरा आपका वैज्ञानिक काल है जो हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञानोदय काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों में तर्क का, बौद्धिक विकास का यह काल था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों के जो महत्वपूर्ण विचार थे वह समाज पे गहरा प्रभाव डाल रहे थे, और उनके जो सोचने की शक्ति थी उनमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा था। सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और जो मान्यताएं थीं, जो पूर्व की जो विचार और मान्यताएं थीं, उनको अब तोड़ा जाने लगा। इसके साथ ही हम देखें तो फ्रांसीसी जो दार्शनिक थे, जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्वेस रूसो, नई ज्ञानोदय से जुड़े इस काल के प्रमुख विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह अवधि हम कह सकते हैं कि सामंती यूरोप के तत्कालीन दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म, वैधानिक और पुण्य नहीं माना जाता था। जैसे था कि पहले कुछ ऐसे कार्य होते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके प्रति यह मान्यता बन चुकी होती थी कि इनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, ये कभी गलत नहीं हो सकते। इस प्रकार की जो मान्यताएं थी, इस प्रकार के जो कुछ ताकत कुछ विशेष वर्गों के लोगों के पास था, अब इसके विरुद्ध लोगों ने आवाज़
लोग जो है आवाज़ उठाने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति गलत ना करे। वो इस प्रकार के मान्यताओं का विरोध करने लगे क्योंकि लोगों में अब बौद्धिक विकास हो रहा था। इसके साथ ही हम आगे देखें तो व्यक्ति जो है विवेकशील और आलोचनात्मक बनते जा रहे थे। लोगों में बौद्धिक तर्क शक्ति का विकास होता जा रहा था। शासक के युगों पुराने पवित्र जो अधिकार और सिद्धांत थे, अगर उनको छोड़ दे तो अब कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता था। चर्च से लेकर राज्य और राज्य से लेकर शासक के प्राधिकरण तक अब कुछ भी त्रुटि रहित नहीं माना जाता था। पहले इससे पूर्व क्या था कि ये जो शासक वर्ग है यही सर्वमान्य होते थे। इन्होंने जो कह दिया वही सच है, वही कानून है, उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, उनमें कभी त्रुटि नहीं रह सकती। इस प्रकार की जो मान्यताएं थी अब खंडित होने लगी। यह सब परिणाम था लोगों में बौद्धिक विकास का। इस प्रकार के विचारों की जड़ें इस धारणा के रूप में थी कि प्रकृति और समाज दोनों का अध्ययन अनुभव द्वारा किया जा सकता है, कि मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्क संगत और इस तरह का समाज जो तर्क संगत सिद्धांतों पर बना है मनुष्य को उसी अनंत क्षमताओं का एहसास दिलाएगा। इसके साथ ही हम देखें तो जिसे औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में हम देखते हैं, इस अवधि के दौरान काफ़ी तीव्र गति से स्थापित हुई, जो फ्रांस और अमेरिकी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इससे पूर्व आपको मैं बता भी चुका हूं कि समाजशास्त्र के उदय में हम देखें तो वास्तव में ये दो क्रांतियां जो हैं, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं क्रांतियों की वजह से अनेक विचारक हुए जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन का एक विस्तृत अध्याय हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे आज हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो पहला तो ज्ञानोदय काल था, जिसकी वजह से समाजशास्त्र के उदय, जिसमें हम समाजशास्त्र के उदय के लक्षण को देखते हैं। इसके अलावा हम वैज्ञानिक क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यह 14वीं और 16वीं शताब्दी के नवजागरण काल के रूप में यूरोप ने वैज्ञानिक क्रांति को उत्पन्न किया, जिसे व्यक्ति और प्रकृति के प्रति एक नई दृष्टिकोण के रूप में चिन्हित किया गया। इसके साथ ही हम देखें तो यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज और इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप शहरों में विकास के कारण चीज की मांगें बढ़ने लगी। इसके साथ ही हम देखें तो उसी समय जो फैक्ट्री प्रणाली थी वह अस्तित्व में आने लगी। इस प्रकार हम देखें तो उत्पादन की जो सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर अब पूंजीवादी प्रणाली विकसित होने लगी। पूर्व में जो सामंतवादी प्रणाली चल रही थी, अब उसके स्थान पे पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई। और इस प्रकार हम देखें तो उसके बाद उद्योगपतियों का एक वर्ग उभरकर सामने आया, जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज के हाथ से बनी हुई वस्तुओं के स्थान पे अब मशीनों से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो फ्रांसीसी समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कोई भी व्यवस्था अस्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। समाज को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए तत्कालीन विद्वानों सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करने लगे। समाज में जो है विज्ञान का महत्व सर्वाधिक था और सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करने पर बल दिया जाने लगा। इसी क्रम में हम देखें आगे चल के तो जो भी घटनाएं होती थी या जो भी वस्तुएं होती थी, अब जो उनका है अवलोकन अब उनका प्रयोग का विषय बन गया था। इस क्रांति के प्रभाव से हम कह सकते हैं कि अब लोग केवल लोगों को भौतिक जीवन को परिवर्तित करने में ही नहीं, अपितु हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक समाज के बारे में लोगों द्वारा जो पुराने और रूढ़िवादी जो विचार थे, अब उनको परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण हो गया था। यह जो वैज्ञानिक मान्यताएं थी, वैज्ञानिक सोच जो थी, जो तार्किक बुद्धि, तार्किक शक्ति, वैज्ञानिक
विचार लोगों में विकसित हो रहे थे, अब वे प्राकृतिक और वस्तु के जो चीज़ होते थे उनका लोग अवलोकन अब प्रयोग के आधार पर करने लगे। वे रूढ़िवादी मान्यताओं के उलट अब प्रयोग करके वस्तुओं के बारे में बात करने लगे, तार्किक तरीके से बात करने लगे। अब वे रूढ़ि मान्यताओं को खंडित और उसे अपनाने से मना करने लगे। इस प्रकार के विचार धीरे धीरे लोगों में पनपता गया। इस तरह हम देखें तो जो वैज्ञानिक क्रांति है, यह रूस के जो क्रांति है और जो हमारा समाजशास्त्र है उसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो समाजशास्त्र का जो प्रयोग है सर्वप्रथम काम्टे ने किया था और उन्हें ही हम समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी इनका अध्ययन करने के लिए ही समाजशास्त्र का उदय हुआ और इसी क्रम में काम्टे ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और भी महत्वपूर्ण विचारक थे जो समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हमारे सामने रखे, जिस कारण से आज हम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिन कारण से हम समाजशास्त्र के उदय को देखते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर आपकी समझ होनी चाहिए ताकि इससे आधारित या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसके उत्तर दे सकें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जब भी उत्तर लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, जब भी उत्तर लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे ही आप समाजशास्त्र के उदय की बात करें तो आप 2 पॉइंट बनाएंगे, एक वैज्ञानिक क्रांति, दूसरा आपका ज्ञानोदय काल। तो आपको ज्ञानोदय काल भी मैंने समझा दिया है और वैज्ञानिक क्रांति का जो समय था उसके बारे में भी जानकारी दी है, जिससे हमें समाजशास्त्र के उदय के बारे में समझने में आसानी होती है। तो इस दोनों विषय को आप अच्छे से समझ लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।